Hello students, today's video topic is development task by Heavy Gust, childhood to adolescence period. This topic is useful for DLED students, DPSC students, B.Ed, M.Ed, MES, Master of एजुकेशन CTET RTET के लिए भी ये यूज़फुल है. सो हैविंग गस्ट इज़ बेसिकली साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने डेवलपमेंट के टास्क दिए. सो अकॉर्डिंग टू हैवी गस्ट, लर्निंग इज़ द बेसिक ऑफ any kind of life, or we can say the basics for human life, and people continue to learn throughout the life, and development tasks are based on these learning, and these development tasks are the king tasks which an individual wants to achieve. And whenever a person gets success to achieve these tasks, it leads to the happiness to that person and increase the probability of competence. Whereas if he or she fails to get these tasks or these development, it leads to the unhappiness and disapprovalment of the society and difficulty in the later task. So basically we can say that जो विकास के ये कार्य हैं जो कि हैविंगस्ट के द्वारा दिए गए, हैविंगस्ट के द्वारा दिए गए ये विकास के कार्य बेसिक जो लाइफ का कंसेप्ट है सीखना, लर्निंग, उसी को आगे लेकर चलते हैं. तो इन टास्क को जब एक पर्सन अचीव कर लेता है तो वो उसको हैप्पीनेस देते हैं, उसको खुशी प्रदान करते हैं. और वहीं अगर वो इसमें फेल हो जाता है तो इट लीड्स टू अनहैप्पीनेस और उसका सोशल डिसअप्रूवल यानी सामाजिक रूप से स्वीकृति उस पर्सन की कम हो जाती है और उसको अन्य जो उसके टास्क हैं उनको करने में प्रॉब्लम आती है. सो बेसिकली डेवलपमेंटल टास्क आर द बेस फॉर लाइफ. इसमें आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये क्या टास्क जो हैं कैसे डेवलप किए गए हैविंगस्ट के द्वारा. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. इस स्लाइड में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट टास्क यानी विकासात्मक कार्यों का क्या अर्थ है. सो रॉबर्ट जेम्स हैविगस्ट, ये पूरा नाम है हैविगस्ट का. रॉबर्ट जेम्स हैविगस्ट ने 1950 में 1950 में डेवलपमेंट टास्क यानी विकासात्मक कार्य शब्द का निर्माण किया और उसके बेस पर विकास के अलग अलग कार्यों का विवरण दिया. बेसिकली रॉबर्ट जेम्स हैविगस्ट एक प्रोफेसर थे, एक फिजिशियस थे, एक एजुकेटर थे और कई फील्ड्स में वो एक्सपर्ट थे. सो हैविगस्ट के अनुसार एक सीरीज़ है ये विकास की जो कि हर एक इंडिविजुअल को इसके थ्रू जाना होता है और इस सीरीज़ में एक निश्चित क्रम के बाद विकास होता चला जाता है. ही राइट्स दैट डेवलपमेंटल टास्क इज़ अ मिडवे बिटवीन द इंडिविजुअल नीड्स एंड सोशल डिमांड. तो हैविगस्ट ने लिखा कि जो डेवलपमेंट टास्क हैं, जो विकास के कार्य हैं, वो मिडवे हैं किस किस के बीच में, इंडिविजुअल नीड्स और सोशल डिमांड्स के बीच में. तीनों जो हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं और तीनों ही एक्टिव रूप से इंटरेक्शन करने के बाद किसी भी पर्सन के विकास के लिए प्रभावकारी होते हैं. तीनों में कौन कौन आएगा, एक तो डेवलपमेंटल टास्क, सेकंड हो गया सोशल डिमांड और तीसरा हो गया इंडिविजुअल नीड्स यानी व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताएं. दूसरा हो गया सामाजिक डिमांड यानी सामाजिक आवश्यकताएं और तीसरा हो गया विकास के कार्य. तो तीनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इस इंटरेक्शन के थ्रू वो कंट्रीब्यूट करते हैं उस पर्सन के लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट के लिए. तो धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ में पर्सन आगे चलता जाता है वैसे वैसे उसका इंटरेक्शन बढ़ता चला जाता है इन तीनों का और उसकी लर्निंग जो है और उसका जो विकास है वो आगे बढ़ता चला जाता है. चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. अब हम विकासात्मक कार्यों की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. तो इसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो विकास के कार्य हैं जो कि हैविगस्ट के द्वारा बताए गए, ये कई चीज़ों से प्रभावित करते हैं. कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जो एक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे उस व्यक्ति का फिज़िकल स्ट्रक्चर क्या है या उसकी समाज में जिसमें वह रहता है उसमें उसकी पोजीशन क्या है. सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ते हैं व्यक्ति के ऊपर और व्यक्ति का व्यक्तिगत खुद के उसके अपने पर्सनल मूल्य और लक्ष्य, उसकी वैल्यूज़ और एम्स क्या हैं, ये सब
फैक्टर्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं जो कि एक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। तो पहली इसकी करेक्टरिस्टिक्स हुई कि देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनस लाइफ विच इन्फ्लुएंसेस अ पर्सन डेवलपमेंट लाइक बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। तो किसी भी व्यक्ति के विकास में कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसका जैविक विकास किस तरह से हुआ है, यानी उसका फिजिकल यानी शारीरिक विकास कैसे हुआ है, उसका सामाजिक यानी सोशल और कल्चरल, उसके ऊपर सांस्कृतिक मूल्यों का कितना प्रभाव पड़ा है, ये सब उसको प्रभावित करते हैं। सेकेंड है फिजिकल मेच्योरेशन एंड सोशल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिटरमाइनिंग द स्किल्स दैट नीड टू बी लर्न एट अ सर्टन एज ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो फिजिकल मेच्योरेशन मतलब आप शारीरिक रूप से कितने सक्षम हैं, और सोसाइटी के क्या रोल, समाज जो है वो क्या रोल प्ले करता है आपके जीवन में, ये दोनों चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह, एक इम्पॉर्टेंट आयाम की तरह यह डिसाइड करने में कि आपकी स्किल, आपकी सक्षमता, आपकी स्किल को डिटरमाइन करने में बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। एंड दैट नीड टू बी लर्न एट अ सर्टन एज ऑफ ह्यूमन बींग्स। और इनको सीखना, इन सब के बारे में जानना समझने के लिए एक निश्चित टाइम पीरियड होता है। उसके बाद व्यक्ति इनको ग्रैब कर लेता है, और एक बार जब ये ग्रैब कर लेता है तो वो धीरे धीरे उसमें निपुणता हासिल करता चला जाता है। तो हैविंगस ने इस पॉइंट में लिखा है कि जो सामाजिक विकास के जो जितने भी विकासात्मक कार्य हम बताए गए हैं, वो सामाजिक और फिजिकल मैच्योरेशन यानी शारीरिक सशक्तता और सामाजिक रूप से आपका क्या रोल है, उसके ऊपर ये बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है, और उसी से ही व्यक्ति की स्किल डिसाइड होती है, और आगे जाके यही स्किल व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द फोर्थ स्लाइड। विकासात्मक कार्यों का करेक्टरिस्टिक्स का तीसरा पॉइंट है कि देयर आर सेंसिटिव पीरियड्स विच आर कॉल्ड teachable moments when an individual is mature enough to learn the development task, and these tasks may be physically walking, cognitive like learning or reading, or a social. तो हैविंगस ने बोला कि कुछ ऐसे टाइम पीरियड होते हैं लाइफ में जब आप छोटे होते हैं, और उस टाइम पीरियड को उसने बोला सेंसिटिव पीरियड। इसको सेंसिटिव इसलिए बोला क्योंकि इस मूवमेंट में ये मूवमेंट ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा जो है वो सीख रहा होता है। टीचेबल मूवमेंट्स बोला इनको, कि इसमें आप कोई बड़ा उनको टीच करता है कि किस तरह से इस चीज़ को, विकासात्मक कार्यों को और प्रगति लाई जा सके। तो इस टीचेबल मूवमेंट्स में व्हेन एन इंडिविजुअल इज़ मैच्योर इनफ टू लर्न द डेवलपमेंट टास्क, और उसके बाद टीचेबल मूवमेंट ख़त्म होने के बाद एक इंडिविजुअल जो है, एक व्यक्ति जो है, वो अपने विकासात्मक कार्यों में लर्न करने में कि किस तरह से उनका विकास करना है, उसको डेवलप कैसे करना है, उसमें वो मैच्योर हो जाता है, मतलब उसको उसका तरीका आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दीज टास्क में भी इंक्लूड द फिजिकल लाइक वॉकिंग। तो शुरू में छोटा बच्चा होता है तो उसको चलना नहीं आता है, लेकिन कोई उसका पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर उसको चलना सिखाता है, और थोड़े टाइम बाद वो वॉकिंग में एक्सपर्ट हो जाता है। देन कॉग्निटिव लाइक रीडिंग और राइटिंग, लर्निंग टू रीड, कि किस तरह से हमें पढ़ना है। एक पहले छोटा आ सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं, देन 2 वर्ड्स वाले, फिर 4 वर्ड वाले, तो किस तरह से पढ़ना है, उसका कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास किस तरह से होता है। तो ये सब चीज़ें, इन सब टाइम पीरियड को उन्होंने बोला कि टीचेबल मूवमेंट्स हैं ये, जब बच्चा छोटा होता है। और ये टाइम बहुत सेंसिटिव होता है, पीरियड बहुत सेंसिटिव है। अगर इसमें ठीक से गाइडेंस मिलती है तो व्यक्ति के विकासात्मक कार्यों के थ्रू का अच्छा सा ग्रो होता है, और उससे उसको फ़ायदा होता है। लेकिन अगर सेंसिटिव टाइम पीरियड में ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है। देन फोर्थ में वो बोल रहा है कि सम टास्क आर द सेम फॉर एवरीवन। कुछ टास्क सबके लिए एक जैसे होते हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का, सबका सेम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लर्निंग टू क्रॉल, कि किस तरह से क्रॉल करते हैं। तो सारे बच्चे धीरे धीरे क्रॉल करते हैं, फिर धीरे धीरे चलना सीखते हैं। या चलने का जो होता है, पहले थोड़ा चलते हैं, गिर जाते हैं, फिर थोड़ा चलते हैं, पकड़ पकड़ के चलते हैं। तो ये सब चीज़ें सबके लिए सेम है।
तो इसकी चौथी विशेषता हो गई कि विकासात्मक कार्यों के कुछ कार्य सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए समान रहते हैं। इसमें उनके लाइफस्टाइल या उनकी बायोलॉजी या उनका संस्कृति, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सबके लिए सेम है। और फिफ्थ में बोल रहा है कि सम टास्क आर डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटी। कुछ कार्य, विकासात्मक कार्यों के कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि हर एक समाज में अलग अलग होते हैं। जैसे किसी समाज में फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशन यानी जॉब जो होता है, नौकरी, वो हर एक कल्चर में अलग अलग होता है। कुछ कल्चर में इंडिविजुअल जो हैं वो इजीली थोड़ा सा पढ़ के और अर्ली एज में जॉब ले लेते हैं, और कुछ ऐसे समाज होते हैं जहाँ पे दे हैव टू रीड अ लॉट एंड after a long period of reading or education, after a long period of education and training, they will get a job. तो यहाँ पे व्यक्ति विशेष के अनुसार वो अलग हो गया। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट और 5 पॉइंट आपस में दोनों एंटी हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। पहले वाले में हमने बोला कि ऐसे टास्क जो कि सबके लिए बराबर हों, और दूसरे वाले में बोल रहे हैं कि वो सोसाइटी बेस होते हैं, अलग अलग होते हैं। देन 6 पॉइंट में वो बोल रहा है कि पर्सनल वैल्यूज़ ऑफ एन पीपल हु प्रिपेयर देम हैव एज मच इन्फ्लुएंस ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द टास्क। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व मूल्य, पर्सनल वैल्यूज़, व्यक्तिगत मूल्य एक व्यक्ति को प्रिपेयर करते हैं। जिसके जैसे मूल्य होते हैं उसकी प्रिपरेशन वैसे होती है, और ये प्रिपरेशन फिर इन्फ्लुएंस करती है उसकी टास्क को आइडेंटिफाई करने में, उसको कंप्लीट करने में, उस पर प्रभाव डालती है। एज मच एज इन्फ्लुएंस ऑन द आइडेंटिफाइंग द टास्क। तो इन विकासात्मक कार्यों की पहचान करने में यह है चीज़, यानी व्यक्तिगत मूल्य प्रभाव डालते हैं, सीधे रूप से या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये इसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स हमें बताते हैं कि विकासात्मक कार्यों की क्या विशेषताएं हैं। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। रॉबर्ट जेम्स हैविगस्ट ने अब इसके चरण बताएं कि विकास के स्टेजेस क्या हैं, चरण क्या हैं। तो पहला है बर्थ से 6 तक का टाइम पीरियड, 6 ईयर्स तक का टाइम पीरियड, जिसे इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड का है। इसके बाद मिडिल चाइल्डहुड में 6 to 12 ईयर्स, देन अडोलसेंस यानी किशोरावस्था 13 to 18, जिसमें आप टीन हो जाते हैं। देन अर्ली अडल्टहुड, उसके बाद अडल्ट हुड की तरफ आप बढ़ते हैं, वयस्क अवस्था की तरफ आप बढ़ते हैं 19 ईयर से 30 ईयर्स तक, 30 साल तक। उसके बाद मिडिल एज 30 से 60, और लेट मेच्योरिटी 60, एंड देन टिल डेथ। तो ये 6 पार्ट्स में उन्होंने पूरी लाइफ को बांट के, ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ की स्टेजेस को बांट के, और उसी के अनुसार विकास के चरणों का विवेचन किया है कि इस टाइम पीरियड में इतना विकास बच्चे का हो जाना चाहिए, और 6 से 12 साल का बच्चा है तो इतना विकास उसका हो जाएगा। तो उसके स्टेप्स हैं, ये चरण हैं। अगले में चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम विकासात्मक कार्यों के स्रोत की बात करेंगे, सोर्सेस ऑफ डेवलपमेंट टास्क। तो पहला इसमें यह है कि जैसे कि हमने पहले पिछली स्लाइड में पढ़ा कि 3 चीज़ें होती हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रही थी और व्यक्ति के विकास को प्रभावित कर रही थी। 3 में थी फिज़िकल डेवलपमेंट, नेचुरल, सोशल कंट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट टास्क। तो इसी तरह से उसी के बेस पे उन्होंने 3 सोर्सेज बताए हैं जो डेवलपमेंट टास्क के हैं। तो उसमें पहला है कि सम टास्क आर मेनली बेस्ड ऑन द फिजिकल मैच्योरेशन, फॉर एग्जांपल लर्निंग टू वॉक एंड टॉक and behave acceptably with the opposite sex during the adolescence, adjusting to the menopause during the middle age। तो पहला इसका टास्क ये है कि पहला इसका सोर्स ये है, विकासात्मक कार्यों का पहला स्रोत ये है कि इसमें हमें फिज़िकल मैच्योरेशन इसमें मेन प्ले करती है, यानी शारीरिक रूप से सशक्तता इसमें मेन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में बच्चा जब छोटा होता है तो वो वॉक और टॉक पे कंसंट्रेट करता है। सबसे छोटा बच्चा वॉक यानी चलना सीखता है, और उसके बाद धीरे धीरे चलना सीखने के बाद वो सीखता है कि समाज में कैसे बोलना है, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, छोटों के साथ सेम एज के हों तो कैसा व्यवहार करना है, फैमिली मेम्बर्स हैं तो कैसे बोलना है। तो ये चीज़ें सीखने के बाद जैसे जैसे और आगे बढ़ता है तो वो जब अडोलसेंस में जाता है, किशोर अवस्था में जाता है, तो बच्चा मेल और फीमेल के बीच में
दोनों अपोजिट जो आपस में होते हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखता है, किस तरह से दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना है वो सीखता है। एंड देन एडजस्टिंग टू द मेनोपॉज ड्यूरिंग द मिडिल एज, और धीरे धीरे जब मिडिल एज आ जाती है तो एक फीमेल या मेल जो है, जब उसकी बॉडी एक टाइम के बाद ग्रो करना बंद कर देती है और वो डिकेइंग की तरफ धीरे धीरे डिके हो जाती है, तो उसके साथ कैसे एडजस्ट करना है, ये सब चीज़ें वो टास्क सीखता है। या इसको इसमें मतलब एज, इसमें बेसिक ये है कि एज के साथ साथ धीरे धीरे विकास की हर अवस्था के साथ साथ आपको एडजस्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका ले सकते हैं कि जो अडल्ट होते हैं यानी जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखते हैं तो उनको खुशी मिलती है, दे फील हैप्पी एंड दे फील दैट कि दे आर द रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स, तो वो अपने बच्चों के लिए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं और उनको उस एज में वो अच्छा लगता है। सो अडल्ट्स उसी का फिर दूसरा पहलू देखा जाए तो अडल्ट्स अपने बच्चों को इजीली हर चीज़ के लिए लेट गो नहीं करते, मतलब हर चीज़ के लिए हाँ नहीं बोल देते, तो उनको रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं। दे कीप देयर चिल्ड्रन विद दैम एंड दे वांट दैट दे should also become a more responsible and more well understood children। तो इसके लिए वो टाइम टू टाइम उनको मना करते रहते हैं या रोकते रहते हैं, तो वो इसका दूसरा पहलू है। तो वो एक तरफ तो अपने बच्चों को ग्रो करते हुए देखना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहे हैं, तो दोनों एस्पेक्ट्स उनके एज के साथ ग्रो करते हैं। तो वो जब एक तरफ से उनको बढ़ते हुए देखते हैं तो मतलब सब चीज़ के लिए उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, स्कूल की फ़ीस हो गई या कॉलेज की फ़ीस हो गई, कपड़े हो गई, ये सब चीज़ें हो या कोई मेंटल सपोर्ट हो, वो सब कुछ उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो उनको रिस्ट्रिक्शंस भी रख रहे हैं कि आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसे करना है, आपको पढ़ना है, आपको गेम्स नहीं देखने हैं। तो ये उस एज टाइम पीरियड के साथ एडजस्टमेंट है। तो फिजिकल मैच्योरेशन इसका पहला हुआ। सेकंड इसमें है कि सोर्स ऑफ डेवलपमेंट टास्क इन्वॉल्व्स द पर्सनल वैल्यूज़ एंड एस्पायरेशन, व्यक्ति के व्यक्तित्व मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य और उसकी प्रेरणा, एस्पायरेशन जो है इसमें इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। द पर्सनल फैक्टर्स जो होते हैं वो रिजल्ट इंटरेक्शन करते हैं ऑन्टोजेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ। ऑन्टोजेनिक होता है कि जब एग से लेकर के अडल्ट होने की प्रक्रिया इज कॉल्ड ऑन्टोजेनेटिक। सो ये जो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, व्यक्ति के जो अपनी सोच होती है, दृष्टिकोण जो होता है, वो उसके स्टार्टिंग से लेके और लास्ट में जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाता है तब तक इम्पॉर्टेंट प्ले करती है। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फिर जब उसमें एनवायरमेंटल दूसरे एनवायरमेंटल मतलब पर्सनल वैल्यूज़ आपकी खुद की अलग अलग होती हैं सबकी, उसके उन पर्सनल वैल्यू के साथ जब आप समाज में व्यवहार करते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उसका कंक्लूजन कुछ और निकल जाता है। तो जब वो इंटरेक्शन होता है तो वो कभी आपकी पर्सनल वैल्यू चेंज होंगी, कभी कभी अभी उसमें कभी चेंज आएगा, कभी आप अपनी को प्रेफरेंस दोगे, समाज की को नहीं दोगे, कभी समाज की को दोगे, वैल्यूज़ को प्रेफरेंस अपनी को नहीं दोगे। तो इस तरह से इंटरेक्शन चलता रहता है। एंड प्ले एन एक्टिव रोल इन द इमर्जेंस ऑफ स्पेसिफिक डेवलपमेंट टास्क, फॉर एग्जांपल चूजिंग ए सर्टेन ऑक्यूपेशनल पाथ। और इसी का जो यही जो आपस में इंटरेक्शन हुआ उसी से ही बाद में स्पेसिफिक रोल डेवलपमेंट का डिसाइड होता है कि आपकी विकास में आपकी कहाँ पे क्या भूमिका है, और उसी के बेस पे आप फिर अपना इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यवसाय का चुनना, जो आप बनना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में बच्चे बहुत कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब एज बढ़ती है, उसका समाज के साथ इंटरेक्शन बढ़ता है, तो वो बनने का वो सपना छोड़ के कुछ और ही बनना चाहते हैं, तो वो उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो ये दो इसके हो गए सोर्सेस। तीसरा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और तीसरा इसका सोर्स है कि समाज के स्ट्रक्चर क्या है, समाज का रीति रिवाज क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, कल्चरल सांस्कृतिक जो मूल्य हैं वो क्या हैं, ये भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं व्यक्ति के विकास में। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें लॉज दे रखा है, समाज के जो लॉ हैं, कानून हैं, जैसे कि मिनिमम एज मैरिज की 18 ईयर्स है, जो कि अभी चेंज अब हुई है, लेकिन पहले ये नहीं, लॉ नहीं था, तब सीन अलग था, अब चेंज हो गई है तो सीन अलग है समाज में। कल्चरली शेयर्ड
एक्सपेक्टेशंस ऑफ डेवलपमेंट। विकास सांस्कृतिक रूप से आपसे जो एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप इतना डेवलप ग्रो कर लेंगे, तो ये तीसरा एस्पेक्ट हो गया, सोर्स हो गया, जो कि विकासात्मक कार्यों को प्रभावित करता है, और ये है सामाजिक व्यवस्था तथा सांस्कृतिक मूल्य। और इसके लास्ट में कंक्लूजन में लिखा है कि दीज टास्क में बी फिजिकली लाइक वॉकिंग, कॉग्निटिव लाइक रीडिंग, where the person develops significant relationship. Once a critical period of development is over, learning may still occurs. Language skills, for example, continue to develop as one learns more complex ways of using the language. तो हैविगस्ट ने बोला कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्किल आ गई आपको, लेकिन फिर भी विकास के कार्य लगातार जारी रहते हैं, जिसका एग्जाम्पल उन्होंने भाषा के रूप में किया कि आपको भाषा पूरी तरह से आ गई, कोई भी एक भाषा, लेकिन फिर भी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी तो आप उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से उसको यूज़ करना सीख जाएंगे, अलग अलग नए तरीके के आपको, और ग्रो करते चले जाएंगे उसी भाषा में और प्रवीण होते चले जाएंगे। तो इन शॉर्ट कि डेवलपमेंट के जो टास्क हैं वो लगातार चलते रहते हैं, क्रिटिकल पीरियड टाइम पीरियड के बाद वो और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस स्लाइड में हम डेवलपमेंटल टास्क जो कि हैविगस्ट द्वारा दिए गए थे उसमें एज वाइज जो डिफ्रेंशिएशन किया गया है उसको देखेंगे। अकॉर्डिंग टू हैविगस्ट, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड यानी 0 से 5 ईयर्स तक के बच्चा को ये मेन टास्क डेवलप हो जाने चाहिए, जैसे कि हाउ लर्न टू वॉक, लर्न टू यूज़ देयर डेली वर्क, लर्न टू टॉक, और लर्न फ्रॉम द टू फॉर्म अ रिलेशनशिप विद अदर्स इन द सोसाइटी। तो ये बेसिक बताए हैं। इसके अलावा और भी डिस्टिंग्विश, अगर इसको और सेग्रीगेट करें तो और भी हो सकता है। जैसे बोला गया है कि 3 साल तक का बच्चा जो है उसको 2000 वर्ड्स आने चाहिए। वो बेसिक एक क्राइटेरिया सेट है कि मिनिमम अगर उसका ग्रोथ सही चल रहा है, विकास अच्छा हो रहा है, तो वो इतने वर्ड्स बोल लेगा। सो इस तरह से अलग अलग डेवलपमेंटल टास्क बताए गए हैं। उसी के बाद मिडिल एज में जो कि 6 से 12 साल तक की होती है, उसमें स्कूल रिलेशनशिप स्किल बच्चा सीख लेता है। एंड स्टूडेंट शुड लर्न टू कंसाइज देयर वैल्यूज़, किस तरह से वो अपने मूल्यों को समझना शुरू कर देते हैं इस एज में। एंड दे लर्न टू बी इंडिपेंडेंट। इसमें थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज छोटा है, इसको पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है स्लाइड को। देन एडोलसेंस एज में 13 से 17 साल तक की जो चलती है, इसमें इमोशनल इंडिपेंडेंस बच्चा सीख लेता है। एंड लर्न द स्किल्स नीडेड फॉर द प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन, जो भी काम है प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन, कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए इसके स्किल वो शुरू कर लेता है, सीख लेता है कि आगे उसे क्या बनना है, वो सेलेक्ट कर लेता है और उसी फील्ड में फिर आगे चलना चाहता है। सोशल रोल उसके सेट हो जाते हैं। एंड एस्टेब्लिश अ मैच्योर रिलेशनशिप विद द पीयर्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो उसके साथ में पढ़ने वाले हैं उनके साथ वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखता है, उनके साथ फ्रेंडशिप रखता है। और इस टाइम पीरियड में पीर इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा देखा जाता है। देन 18 to 35 में चूज़ अ लाइफ पार्टनर, इस्टेब्लिश अ फैमिली। इसके बाद 18 से 35 में ये बोला गया कि वो फैमिली अपनी बना लेगा, एक घर अपना बनाएगा, उसमें करियर उसका सेट हो जाएगा, अपना लाइफ पार्टनर वो चूज़ कर लेगा। देन 36 to 60 बच्चों को मेंटेन करके रखेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी बढ़ जाएंगी, उसका सोशल सर्कल बढ़ जाएगा, साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे और उनके साथ एडजस्ट उसे करना होगा। बॉडी में जो चेंजेस आएंगे फिज़िकल वो भी, और अपनी जो स्पाउस है उसके साथ उसको रिलेशनशिप मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, अपनी फैमिली को बना के रखना पड़ेगा। एंड देन लेट मैच्योरिटी जो कि 60 प्लस से शुरू होगी, इसमें अपनी हेल्थ के प्रति वो कॉन्शियस हो जाएगा, उसकी हेल्थ की कंसिडरेशंस बढ़ जाएंगी और सोशल और सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती चल जाएंगी, रिटायरमेंट में आ जाएगा वो। और उसमें जो ऊपर 36 से 60 वाली एज थी उससे बिल्कुल एंटी हो जाएगा, फिर वो सोशल भी एब्लिगेशन इतनी नहीं रहेंगी। तो ये मेन टास्क बताए गए हैं विकास के, जो कि एज बेस्ड क्राइटेरिया पर सेट किए गए हैं।
इस स्लाइड में हम विकासात्मक कार्यों के लिए माता पिता और शिक्षकों को दिखाए गए लैंडमार्क्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से पेरेंट्स एंड टीचर्स आर इन्वॉल्व्ड टू गेन डेवलपमेंटल टास्क. तो फर्स्ट वन इज, एज no two children are alike in all respects, hence individual student needs must be attention. तो दो students, even the identical twins are not alike. उनकी needs, उनकी physical, उनकी mental, social सब कुछ अलग अलग होता है. So इस बात को ध्यान में रखते हुए you should pay, as a teacher or as a parent should pay attention to the students. Second है कि student needs an environment which promotes initiative and trust. तो बच्चों को एक विकासात्मक कार्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि पॉजिटिव हो और उन्हें नए नए इनिशिएटिव लेने के लिए प्रोत्साहित करे और उनके लिए ट्रस्टवर्दी हो. तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स और पेरेंट्स की है. देन थर्ड वन इज़ कंसिस्टेंसी, फर्मनेस, लव, पेशेंस ऑन द पार्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड टीचर्स गो फॉर अ लॉन्ग वे. तो स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स और पेरेंट्स दोनों के लिए ये बोला गया है कि वो कंसिस्टेंटली एक ही उस पर पेशेंस के साथ उनके साथ डील करें और इससे उनको डेवलपमेंटल टास्क अचीव करने में आसानी होगी. देन चिल्ड्रन लर्न थ्रू द डूइंग एंड प्लेइंग, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी शुड बी प्रोवाइडेड टू देम. तो ये टीचर्स के लिए है कि बच्चे जो हैं करके सीखते हैं कोई भी एक्टिविटी को, या फिर वो प्ले वे मेथड से सीखते हैं, खेल खेल में सीखते हैं. तो ऐसी एक्टिविटीज़ टीचर को प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि उनको विकासात्मक टास्क अचीव करने में आसानी हो और इन एक्टिविटियों के थ्रू वो आसानी से इसको कर सकें. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. विकासात्मक सिद्धांतों के लैंडमार्क्स को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट में हम देखते हैं जो कि हमारा है फिफ्थ. हेल्दी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड इन अ अर्लियर स्टेज ऑफ द लाइफ हेल्प्स टू सेट द पैटर्न ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट. तो बच्चे के साथ जो अर्ली उसका टाइम पीरियड है, उसका जो चाइल्डहुड है, अगर वो स्मूथ जाता है तो आगे उसको ईजी होता है अपने सोशल पैटर्न को फॉलो करने में और डेवलपमेंटल टास्क को अचीव करने के लिए. तो उस टाइम पीरियड में हेल्दी रिलेशनशिप टीचर्स और पेरेंट्स के लिए सजेस्ट किए जाते हैं कि वो स्टैब्लिश करें बच्चों के साथ. नेक्स्ट है, चिल्ड्रंस आर क्रिएटिव एंड दे नीड असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू डेवलप देयर क्रिएटिविटी. हर एक बच्चा क्रिएटिव होता है, सृजनात्मक होता है, उसको बस असिस्टेंस की ज़रूरत होती है और गाइडेंस की ज़रूरत होती है. अगर आप उसको प्रॉपर असिस्टेंस देंगे तो हर बच्चा क्रिएटिविटी के साथ अपना काम कर सकता है और उस क्रिएटिविटी के थ्रू उसको विकासात्मक कार्य आसानी से उसको अचीव हो पाएंगे. नेक्स्ट, चिल्ड्रंस आर कॉशियस टू लर्न एंड रिस्पॉन्ड विद द इंटरेस्ट ऑफ न्यू थिंग. बच्चे नई चीज़ के प्रति कॉशियस होते हैं और नई चीज़ों को लर्न करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित रहते हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की जानी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि वो उसको लर्न कर सकें. देन पेरेंट्स एंड टीचर्स क्लियरली यूज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू हेल्प द चिल्ड्रन. तो लैंग्वेज पर यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड में या चाइल्डहुड में पेरेंट्स और टीचर्स को अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, या उसने कुछ नेगेटिव किया है तो उसको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए. लैंग्वेज हमेशा एनकरेजिंग होनी चाहिए. सो दीज आर द 4 पॉइंट्स. ये 4 और स्टार्टिंग की स्लाइड में 5, ये सब लैंडमार्क्स हैं जो कि पेरेंट्स और टीचर्स के लिए हैं ताकि बच्चे ईजीली अपने डेवलपमेंट टास्क को अचीव कर सकें. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. So in the end, as a conclusion, we can say that this theory focuses on the broader context of personal growth and impact of social factors on development. ये जो सिद्धांत हैविगस ने बताया, इसके द्वारा हम व्यक्तिगत विकास के संदर्भ में कई नए पक्षों को और सामाजिक कारकों को जान सकते हैं. इससे नए और कंसेप्ट समझ में आते हैं. एंड दिस थ्योरी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. अलग अलग स्टेजेस में किस तरह से विभिन्न चरणों में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास होता है, उसके बारे में हम यहाँ समझ पाते हैं. एंड द psychological task that must be navigate contributing to a holistic perspective on the personal development. तो किस तरह से
ये जो पूरे समग्र को परिप्रेक्ष्य को समझना है, यानी व्यक्तित्व के विकास की अगर पूरा कंसेप्ट को जानना है तो हमें इस सिद्धांत के थ्रू उसको समझने में आसानी होती है, क्योंकि ये अलग अलग चरणों में, अलग अलग अवस्थाओं में, जैसे चाइल्डहुड, अडल्ट एज, यूथ, इस सभी एजेस में किस तरह से व्यक्ति का विकास होता है उसके बारे में हमें ज्ञान देता है, जिससे कि हमें पूरा संपूर्ण व्यक्तिगत विकास के बारे में समझने में आसानी मिलती है. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी विच इज़ contribute to the whole development of a human being. Moving to the next slide. So in the end we can say that having की theory सिर्फ हमें स्टेजेस के डेवलपमेंट के टास्क को बताती है, लेकिन अगर इस केस में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए इसके बारे में इस थ्योरी में कोई पॉइंट आउट नहीं किया गया है. लेकिन साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ये थ्योरी ह्यूमन बीइंग्स के पर्सनालिटी को समझने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए काफ़ी सहायक हो सकती है. एंड इसमें कोई इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, इस थ्योरी की जो प्रामाणिकता है, वो कल्चर वाइज डिफ़र करती है. कुछ कल्चर इससे अलग चलते हैं तो उसमें इस तरह के विकास नहीं देखे जाते. खास करके अमेरिकन कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो वहाँ पे विकास के चरण कुछ अलग ही होते हैं और ये वहाँ पे लागू नहीं होते हैं. लेकिन थ्योरी के सकारात्मक पक्ष को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस थ्योरी में टाइम फ्रेम को अच्छे से बताया गया है, पर्सनैलिटी की एप्लीकेबिलिटी को अच्छे से बताया गया है और लाइफ के अलग अलग टास्कों को सिस्टमेटिकली समझाया गया है. तो इस वीडियो में बस इतना ही. वी विल मीट. Please subscribe to Systematic Concepts channel and press the bell icon to get the notification of my video regularly. Thank you.